मशहूर कॉमेडियन वाजिद खान से मिलने गाजियाबाद लाहौर पहुंचे। बेटों और बेटी के हमरा बाहर आकर इस्तकबाल किया। वाजिद खान साहब, टीवी कॉमेडियन के तौर पर आपका एक बड़ा नाम है, आप आए थिएटर से हैं। ये बताएं कि कॉमेडियन बनता कैसे है? ये तो आपको पता है जॉय साहब के हमारे मुल्क में इतनी कोई रेगुलर एकेडमीज़ या स्कूल या कोई ऐसी चीज़ नहीं है आर्ट के रिलेटेड। तो इधर आपने किसी भी प्रोफेशन में आना है, वो टीवी है, फिल्म है या थिएटर है, तो यहाँ पे स्ट्रगल है, वो आपको करनी पड़ती है, सीनियर्स की खिदमत करनी पड़ती है, बार बार एक चीज़ को दोबारा, जैसे रिहर्सल है, रीडू कर करके। आपने क्या किया, किस तरह से? आपने भी धक्के खाए, आपने मुश्किल वक्त के देखे? इतने सुहेल भाई मैं आपको बता नहीं सकता। हम किया करते थे पहले छोटे शहरों में थिएटर, यहाँ पे अरूज था, अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, और ये जो एक हमारा पीक दौर था ये अरूज था। थिएटर बड़े कम थे, 2-4 थिएटर थे लाहौर में, तो हमारे जैसे बच्चों को या नए आने वालों को तो चांस की कोई जगह ही नहीं थी। तो फिर हमें सूट किया कि छोटे शहरों में जाएं, साहिवाल चले गए, उकाड़ा चले गए, वहाँ पे थिएटर करते थे। तो वो जो है ना, मार खा खा के, घाट घाट का पानी पी पी के, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाती है। मेरा ज़ाती तजर्बा तो यही है। मुश्किल तरीन दिन या महीने कौन से थे? मुश्किल तरीन वही दिन थे कि जब आपको यहाँ से कोई बुक करके ले जाए किसी और शहर में, आप परदेसी हैं, वहाँ पे आपने अपना आर्ट दिखाया, 6-7 दिन परफॉर्म किया और वो आपको पेमेंट भी ना दे और ख़ुद भाग जाए। कितनी पेमेंट होती थी शुरू में? वो तो बिल्कुल कम, 3000 वीकली, 4200 जी वीकली, 200 पर शो, 300 पर शो के नए लड़कों को जैसे चांस दे रहे हैं सीनियर्स उस दौर के जो थे, डायरेक्टर और राइटर के भी आपको चांस दे रहे हैं, साथ थोड़ा बहुत खर्चा भी मिलेगा, जैसे किसी बच्चे को शागिर्द करवा दे आप वेल्डिंग वाली दुकान पे। आपका उस्ताद कौन है? मेरे जो गंडाबान उस्ताद हैं वो तो मस्ताना साहब है, मैं उनका शागिर्द हुआ प्रॉपर, उन्हें मैं बड़ा फॉलो करता था, बड़ा पसंद करता था। लेकिन स्टाइल जो है काम का थिएटर पे, वो मैंने ज़्यादा कॉपी बब्बू बराल साहब को। उनके स्टाइल में थोड़ा था कि भाई तुर्श, शार्पनेस, तेज़ी, ज़रा वो जो एक होता है ना, मैच हो गया 2 आर्टिस्टों का और एक जीतेगा और एक हारेगा, उनके स्टाइल में ये नहीं था, आज़ाद था कि आपने अपनी बात की। ज़फ़री खान से आपका क्या रिश्ता है? कुछ लोग कहते हैं आप उनके भाई हैं, कुछ कहते हैं नहीं आप अकेले हैं। रिश्ता मेरा उनके साथ ये है कि मेरे वो भाई हैं, बड़े चचाजाद भाई हैं, मैं उनके ताया का बेटा हूँ, वो मेरे चचा के बेटे हैं। शोबिज़ में या जो नज़दीक के हल्का अहबाब है उनमें बहुत कम पता है कि हम कज़न ब्रदर हैं, सबको यही पता है कि सगे भाई हैं और शोबिज़ में काम कर रहे हैं। शुरू में तो उन्होंने नहीं आपको आने दिया या मुखालफत करते थे, फिर क्या एक्सेप्ट अभी कर लिया है? क्या वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि आप उनके भाई हैं या आप अकेले ही कहते जाते हैं? नहीं, वो तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कज़न ब्रदर है, उन्होंने तो कभी कज़न भी नहीं कहा। हमेशा रिकॉर्ड पे भी, ऑफ रिकॉर्ड भी उन्होंने यही कहा कि मेरा छोटा भाई है। तो अब तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और ऑन भी करते हैं इस बात को। लेकिन आगाज़ में मेरा ख्याल है ये कि ये नहीं था कि उनको कोई ऐसी बात थी कि मैं क्यों आ रहा हूँ शोबिज़ में। जो शोबिज़ के हालात हैं आपने देखा हुआ है, वहाँ पे खुले डुले माहौल हैं, हर तरह की लाइफ, तो उनको ये हो सकता है ऐसा हो खदशा कि बिगड़ ना जाए, या बच्चा है, भाई है छोटा, किसी और पुठे रास्ते पढ़ तो नहीं सके होंगे? बहुत कम, अंडर मैट्रिक। पहले शुरू कैसे हुआ, शौक कैसे हुआ? गली मोहल्ले में जुगतें करते थे, किस तरह हुआ शुरू? नहीं, गली मोहल्ले में तो था ही मैं तेज़, शरारतें करनी। तो ये हर कॉमेडियन की तरह मेरी कहानी भी ऐसी है कि जो स्कूल फेलोज़ हैं, क्लास फेलोज़ दोस्त, उन्होंने कह के, रिश्तेदारों ने, जो एज फेलो होते हैं कि यार तुम्हारी विट है, तुम में पोटेंशियल है, मेहनत करो। फिर मैंने कोशिश की, आगाज़ किया, अलहमरा गया मैं। वो भी चॉइस साहब एक बड़ा अजीब व गरीब सा वाक़या कि मैं सुबह 10 बजे चला गया अलहमरा। तो वहाँ पे जो लड़के वो इशारों पे गाड़ियाँ साफ़ करते हैं और वैपर शैपर तो तब नहीं था, सिर्फ कपड़ा मारते थे, वो मेरे फ्रेंड बन गए। वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उनमें से एक मुझे कहता है, यार बात सुनो, तुम थोड़े नीट भी हो, साफ़ सुथरे हो, घर से आ जाते हो सुबह सुबह, 4, 5, 6 बजे चले जाते हो, तुम क्या चाहते हो? भागे हुए हो घर से, गाड़ियाँ साफ़ करनी है, कोई काम करना है, किधर के हो? मैंने उसे बताया, यार ये लाहौर का इलाका है, गाज़ियाबाद, मैं उधर रहता हूँ और मुझे शौक़ है थिएटर पे काम करने का, तो मैं तो इसलिए अलहमरा आता हूँ, मुझे क्या पता इधर आप गाड़ियाँ साफ़ करते हैं और यहाँ इधर और क्या माहौल हो सकता है। उसने मुझे गाइड किया, उसने कहा, बेवकूफ़ आदमी, कम से कम तुम 4-5 बजे घर से आओ, जब ये रिहर्सल का टाइम होता है, जब सब आर्टिस्ट आए होते हैं, तुम सुबह 10 बजे आ जाते हो, जब उनके आने का वक्त होता है तुम घर चले जाते हो।
तो फिर उसके बताने पे मैं 4-5 बजे गया और फिर आर्टिस्टों से मुलाकात शुरू हो गई, फिर रिहर्सल देखना शुरू हो गए। करते करते फिर ओपन एयर थिएटर है एक लाहौर में, बाग़ जनाब में, वहाँ पे चांस मिल गया, एक एंट्री मिल गई, छोटी सी डॉक्टर का किरदार था, वहाँ से आगाज़ हो गया। पहले दिन कितनी मिली पैसे? नहीं, पहले दिन नहीं, वो पूरा ड्रामा था 16 दिन का। वो जब ख़त्म हुआ तो मुझे 1500 रुपया दिया उन्होंने। वो भी मुझे याद है, मैं घर आया और अब्बू को मैंने आके 1000 रुपया दिया। उसमें से मैंने कहा जी ये मुझे पेमेंट मिली है ड्रामे की, तो लिहाजा वो मेहनती थे अब्बा जी मेरे। तो मैंने कहा आपने आज के बाद काम कोई नहीं करना। वो बड़े ना नरम दिल के थे अब्बा जी, रोना शुरू हो गए। अम्मी को भी कहा उन्होंने कि देखो जी ये तो मुझे क्या फ़ैसला कर रहा है, अभी बच्चा है, ऐसे ही जैसे मेरा बेटा आपको मिला है अजीम, इतना ही, थोड़ा इससे बड़ा होगा 2-4 साल। खैर वो अल्लाह ने मुझे साबित कदम रखा और फिर वक्त ऐसा भी आया चौई साहब के उनके दुनिया से जाने तक मैंने उन्हें काम नहीं करने दिया। ये फरमाए वाहिद खान साहब, एक जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है उसमें थिएटर की, इस कॉमेडी की वो इज़्ज़त नहीं है। वो कहते हैं ये झुकते हैं, ये एक तरह से ख्वाहिशी है, ये एक तरह से इस थिएटर पर 100 एतराज़ात हैं। तो ये ख़राब क्यों हो गया और ठीक कैसे करेंगे? मेरी नज़र में ये ख़राब इसलिए हुआ कि जो एक घर का बाप होता है ना, जब तक तो वो घर पे है तो बच्चे बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं, हर तरह से। कोई नशे पे नहीं लगता, जुए पे नहीं लगता, आवारा नहीं घूमता। तो हमारे जो बुजुर्गान थे, जिनमें सुहेल अहमद साहब सरफ़रिस्त हैं, जिन्होंने इस काम को बहुत अच्छे तरीके से किया, जैसा शायद आगे भी कितने अरसे तक किसी को नसीब ना हो, उन्होंने इतना अच्छा इसको लोगों तक पहुँचाया। वो छोड़ गए, फिर जो और बड़े थे उनके कुछ हालात। तो आप भी छोड़ गए? मैं भी छोड़ तो नहीं गया इसको, ऐसे कह लें, मुझे अब कोई कहता नहीं तो मैं करता भी नहीं। उसकी एक वजह ये भी है कि फैमिलीज़ मिलना शुरू हो गई, जियो की स्क्रीन पे इतना काम किया, बच्चे औरतें मिलते हैं वहाँ पे, वाकई आपकी बात ठीक है, माहौल अब कुछ बेहतर नहीं है। हाँ, इन दिनों में अज़मा बुखारी बड़ा काम कर रही हैं इस पे और बेहतर कर रही हैं इसको, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन ख़राबी की वजह बनी डांस, स्क्रिप्ट का ना होना, डायरेक्टर का ना होना, जो राइटर्स थे इस काम के उनको ख़त्म कर दिया गया। आपने शुरू तो 1500 से किया, अब 15 लाख ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें 15 लाख आपकी ज़ुबान मुबारक, इतने भी मिलते रहे। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिस्टम चल रहा है। कि 10 लाख ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਵਾਣਾ। नहीं अंदाजा तो लगे ना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मतलब बेहतर सैलरी ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ सब तो ज़्यादा फ़ायदा दिता मीडिया ने। मीडिया पे आए, जब थिएटर किया करते थे, जो लास्ट मेरे थिएटर के अयाम थे 2013-14 में जब मैंने जियो ज्वाइन कर लिया, उससे पहले तो उधर वही था 25-30 हज़ार रुपया स्पेल का मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, लाख रुपया बन जाएगा महीने का। तो जियो पे आए, फिर लाखों में सैलरी भी मिली, इज़्ज़त भी बनी और कुछ मेयार भी बन गया और फेम भी मिला। उनकी वालदा और फैमिली से मिलने आए। खाला जी, ये बताएं कि वाजिद को जब टीवी पे देखते हैं या इसकी जुगतें सुनते हैं तो कैसा लगता है? बहुत खुशी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ एक्टर बन जाएगा, कॉमेडियन बन जाएगा? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा एक्टर बनेगा और अल्हम्दुलिल्लाह सोने अल्लाह दा कि अच्छी पोजीशन और अच्छा A1 जा रहा है। ਤੁਹਾਡੀ किन्नी की खिदमत करता है? अच्छा माहौल है हमारे घर का, बहुत प्यारा, और हमारी खिदमत अच्छी करता है, बहुत प्यारी। बेटा भी ये है और बेटी भी यही है। अच्छा, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾ। सब तो अच्छी गल बेटे दी की लगती है? जब बाहर से आता है ना, जितना भी गुस्सा हो, जैसे भी हो, घर में आते ही मुस्करा के हमें मिलता है, बहुत प्यार से मिलता है। थिएटर का माहौल ज़रा मुख्तलिफ है, घरां दा माहौल होर होंदा है। ये हमें नहीं पता बाहर का माहौल अच्छा कि नहीं अच्छा, और घर के माहौल में से ये अच्छा है। बेटे आप बताएं कि वालिद साहब की एक्टिंग देख के कैसे लगता है? महल्लेदार जो हैं वो किस तरह से आपको देखते हैं? आपसे भी तवक्को करते हैं कि आप भी जुगतें करें? जी करते हैं, अगर कोई हो तो वो यही पूछते हैं आपको भी जुगते आती हैं? हाँ। पहला सवाल ही, आपको भी जुगते आती हैं? फिर आप नहीं, मुझे नहीं, मुझे इस चीज़ का इतना शौक नहीं है। किस चीज़ का शौक? मुझे ज़्यादा शौक है बैक कैमरा, डायरेक्शन, अच्छा, उस प्रोडक्शन। चीज़ का मुझे ज़्यादा शौक है, फिल्म मेकिंग का। अच्छा अच्छा। मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। किस क्लास में है? मैं 9th में। तुम आप तो ज़्यादा अक्लमंद हैं। वालिद साहब को क्या समझाते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं समझाता, मैंने क्या समझा।
नहीं, समझाना तो पड़ता है ना बात ये मुझे समझाता है नहर ते ना जाया करो अब्बा जी, आवारा ना फिर करो आवारा मुंडिया नाल नहीं फिरना। बाबा की सबसे अच्छी बात यह है कि बाबा सबकी इज्जत बहुत करते हैं, और अगर मुझे अपनी लाइफ में बाबा से कुछ सीखने को मिले तो वो यही है कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है, और कोई गलती ऐसी है नहीं जिस पे बाबा को मना किया जाए कि आप ये ना करेंगे, ये दोबारा दोहराई ना जाए। और आप क्या बनना चाहती हैं? मैं बाबा को पसंद है कि मैं CSS करूं, तो कोशिश तो यही है कि आगे अच्छा पैशन सिलेक्ट किया जाए। आपको थिएटर, फिल्म, टीवी, इसमें क्या पसंद है? बाबा के शोज़ वगैरह देखती हूँ, और ड्रामा वगैरह इतना मैं लाइक नहीं करती। थिएटर में कभी गई भी नहीं और इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब इस तरह की चीज़ों में। तो आपको पता भी नहीं है थिएटर पे और कौन एक्टर है? नहीं, actresses बिल्कुल कौन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताएं, आप ज़रा मुझे शरारती लगते हैं, क्या क्या शरारतें करते हैं और किस तरह से घर वालों को तंग करते हैं? मैं कुछ भी नहीं, बस अपने दोस्त ला के घर पे क्रिकेट खेलता रहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर। कौन सा आपका पसंद है क्रिकेटर? जो फेम क्रिकेटर पसंद है फिलहाल तो शुएब अख्तर है। और महल्लेदार जो हैं वो क्या कहते हैं आपको इनके बारे में? वल्लेदार तो जिससे भी पूछो सारे पहले बता देते हैं आप वाजिद खान के बेटे हैं, फिर आप बताते हैं कि आपके पापा जैसा कोई इधर इंसान नहीं है, उनका इखलाक है, ये बहुत इखलाक बहुत अच्छा है उनका, बात बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, यानी कि जहाँ जाऊँ पापा की तारीफ़ें ही होती हैं। यार महल्ले में कोई लड़ाई लड़ाई हो गई, रोप डालते हैं आप? डराता तो बहुत हूँ और सारे डर भी जाते हैं। शुक्र है नहीं सो क्या नहीं डरते। फैमिली के हमरा नाश्ता किया। घर से रवाना हुए। खान साहब, अंग्रेज़ी थिएटर जो था उसका फूल हो या पाकिस्तान का कॉमेडियन हो, उर्दू का कॉमेडियन हो, पंजाबी का कॉमेडियन हो, इतने खूबरू, खुश रंग, खुश रो नहीं होते, और बल्कि अगर हो भी तो वो अपने चेहरे को इस तरह से बनाते हैं कि लोगों को अजीब लगे। इसकी क्या वजह है? क्या लोग वैसे नहीं हंसते? देखिए चौई साहब, ये एक मिथ बनी हुई है हमारे इस खित्ते की कि यहाँ पे काला और लंबे बालों वाला और ज़रा थोड़ा बेढंगा सा बंदा हो तो उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और उसको कॉमेडी ही लिया जाता है। लेकिन ये ट्रेंड चेंज किया हमारे बहुत से सीनियर्स ने आके पाकिस्तान की तारीख़ में, जिनमें सुहेल अहमद साहब जो अजीज़ी हैं, उनका बड़ा हाथ है इस बात में कि जिन्होंने एक हैंडसम खूबसूरत आदमी हो के कॉमेडी की और लोगों को हंसाया। मुझे भी ये लगता है कि ये बस मिथ बनी हुई थी एक अरसा पहले तक। जब से ये सोशल मीडिया और मीडिया आया है, लोगों को अवेयरनेस आई है, अब वो रंग, कलर, शक्ल, नस्ल का चक्कर नहीं है। आपका फ़िक्रा और आपका पोटेंशियल, आप कैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, यही बिकता। आप हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, और थिएटर की दुनिया, ड्रामे की दुनिया में आज़ादी भी बेइंतहा है, और बहुत इम्कानात होते हैं रोमांस के और कोई ना कोई तलक बनने के। तो कितने तलक बना रही है? ताल्लुक मेरा तो नेचर वाइज तो सारे शोबिज़ के साथ ही है, खास करके फीमेल्स। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने पता सी तुसी एंड है ही आना है। मैं तो सारे इंटरव्यू वेखे ने, बहुत से ऐसे मौके बने ज़िंदगी में, लेकिन मेरी एक गुड लक समझिए वो ये हुई कि मैं अपने वालिदैन का अकेला हूँ, तो कोई बहन या भाई और नहीं है। तो मेरे वालिदैन ने कोशिश की, चाहा कि मेरी शादी ज़रा कम उम्री में हो जाए। तो मेरी शादी भी कुछ अरसा पहले हो गई, जिस वजह से आपने देखा बच्चे भी माशाल्लाह मेरे अब बड़े हो रहे हैं। तो एक ये वजह भी थी। दूसरा ये था कि जब हमारा टाइम था ना, जब हम बच्चे थे, तो तब ना तो इतना कोई अच्छा रोज़गार था, ना ही कोई इतनी अच्छी अर्निंग थी, ना ही गाड़ियाँ थी, ना ही प्रोटोकॉल था। तो हसीनाएँ आपको पता है इन्वेस्टमेंट पे मरती हैं, तो वो सिखाली जेब सा। जिसकी जल्दी शादी हो जाए, हाँ जी, और वो जवान बाद में हो, उसको तो हुस्न और भी अच्छा लगता है। तुसी की चाहते हो मैं वापसी घर ना जावा? नहीं, मैंने आपको यही बात अर्ज़ की है कि कुछ ऐसे वाक़यात और ज़िंदगी में हैं, वो भी इसीलिए कि भाई आप थिएटर करते थे और साथ रहते थे कोलीग्स के, तो प्यार मोहब्बत या कोई अच्छा लग जाना, ये तो ज़िंदगी में आपको पता है। अच्छी लगी? अच्छियाँ तो सारियाँ ही लगती हैं जो चौई साहब, हाथ नहीं पै रहे। फिर भी किसी से ज़रा ख़ास तलक बनाओ। नहीं, ख़ास ताल्लुक़ मेरा वैसा नहीं बना। अच्छा, इसको भी आप समझिए, ये एक
जो दुनिया में सच है ना वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारी जो थिएटर इंडस्ट्री है ना, इस पे शुरू से राज रहा है पहलवानों का, लोगों का, इन्वेस्टर्स का, पैसे वाले लोगों का, वेपन वाले लोगों का, जिनका आना जाना रख रखा होता है। आप समझ रहे हैं ना पंजाब में जैसा है। तो ये इन लोगों से लड़कियों को या स्टार्स लड़कों को बेचारों को होश आएगी तो वो किसी और की तरफ ध्यान देंगे। थिएटर पर एक माफिया का राज है, जो जिनके पास असला है और जिनके पास पैसा है। बिल्कुल ठीक है, वो अब भी है, ऐसा ही है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट अब बेहतरी की तरफ जा रही है ना, अच्छा जब तक चौई साहब, मैंने ना एक बार पूछा उनसे, कामरान लशारी साहब से, कि आप ये बच्चों के रिलेटेड या ख़वातीन के रिलेटेड ही ज़्यादा शो करते हैं बिज़नेस, तो इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने मुझे बड़ा माकूल सा जवाब दिया, शायद उनको याद भी ना हो। वो मुझे कह रहे थे कि भाई असल वजह यह है कि जब भी कोई आप हुल्लड़बाजी वाला कारोबार करोगे ना, जिसमें सिर्फ मेल्स ही हैं, बंदे ही हैं ज़्यादा, तो वो समझो तमाशबीनी वाला और थोड़ा अच्छा नहीं समझा जाएगा मुआशरे में। जब आप औरतों बच्चों के रिलेटेड कोई भी बिज़नेस करोगे तो उसकी अर्निंग भी है, लोग भी ज़्यादा आएंगे, आपकी इज़्ज़त भी होगी। तो हमारे काम में एक ये भी धब्बा रहा कि जब तक फैमिलीज़ का आना था थिएटर पे, जब तक हमारे सीनियर्स काम करते थे, तो इतना अरूज था, लोग इस काम को जैसे कोई पाकीज़ा काम नहीं समझा जाता था, ऐसे समझते थे। अपने दोस्त और हल्के के साबिक एमएनए शेख रुहेल असगर से मिलने उनके डेरे पर पहुंचे, जो उनकी फैक्ट्री में है। आपका हल्का इंतखाब बड़ा ज़रखेज़ है, जहाँ बहुत से आर्टिस्ट भी रहते हैं। वाजिद खान भी इसी हल्का इंतखाब से है, आपका सपोर्टर भी है। कैसे आप कॉमेडी को देखते हैं और वाजिद खान को किस तरह से, किस नज़र से देखते हैं? मैं शख्सियत को ज़्यादा पसंद करता हूँ, और ये सारी फैमिली इंतहाई सुलझे हुए लोग। बिसाइड कॉमेडी, कॉमेडी बड़ा मुश्किल काम है, कोई शक, बड़ा ही मुश्किल काम। अंदर इनका शायद दुखों से, दर्द से भरा होगा, लेकिन लोगों के चेहरों पे हंसी लाना ये सबसे मुश्किल काम है। वाजिद में एक और बड़ी खूबसूरती है कि ये अल्फाज के साथ भी कॉमेडी करता है। चेहरा तो एक है, लेकिन इसके अल्फाज की अदायगी बड़ी शाश्ता होती है। और मैं वैसे ही इसका दुआ करूँ कि अल्लाह ने इसको और दे, और इसे सीखता हूँ, मैं कई बातें इनसे सीखता हूँ। और मैंने इसके साथ बहुत काम भी किया है, मतलब काम से मुराद ये नहीं कि मैंने लेकिन बहुत सारे शोज में मैंने इसके साथ किया है। यानी हमारे शोज़ में जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो हम अर्ज़ करते हैं, ये आ जाते हैं, इनका बड़ापन। एक शो में मैं लड़की बना हुआ था चौई साहब, तो मैं इनको ना फुल नज़दीक हो के कि जी शेख साहब क्या हाल है और सुनाए, तो आगे से आपको पता है शेख साहब है, कहते भावें तू बाजे दे, मैं जाने गड्डी च बहा लेना तेन। नहीं, मैंने इसको और भी बात की थी, मैंने कहा बने तुम लड़की हुए हो यार, बाजू के बाल तो काट रहे। कहते तो वैक्स तक करा लेने से। सैंडविचेस और पैटीज से तवाज़ो की गई। आपको फिल्म की दुनिया, थिएटर की दुनिया और ड्रामे की दुनिया में सबसे हसीन चेहरा कौन सा लगा और क्या वजह थी? हमारे थिएटर में बहुत से चेहरे हैं खूबसूरत, लेकिन जिसने अरूज पाया और ख़ूबसूरती भी थी वो नरगिस जी हैं। उनका बड़ा नाम भी हुआ, और उनको भी पसंद करने की मेन वजह थी आर्ट। उनका जो चेहरा है ना, वो उनके जिस्म के अज़ा के साथ साथ उनका चेहरा भी परफॉर्म करता था, डांस करता था। हाँ जी, आईब्रोज भी, आंखें भी, लिप्स भी, तो एक वो बड़ी वजह थी उनकी। और वो उनका क्रिज्मा, जैसे कुछ सियासतदानों का या बड़े लोगों का एक क्रिज्मा होता है ना कि लोग आ गए और इकट्ठे हो गए, तो हम तो खैर जूनियर्स थे उनके सामने, वो बड़ी स्टार थी, तो वो उनको बड़ा मैंने दिल से पसंद किया और चाहा कि यार ये वाकई बड़ी अच्छी कलाकारा है। और उन्होंने अपने वक्त में, अपने अरूज में बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि जो हसीनाएँ हैं जो रक्स करती हैं स्टेज के ऊपर, इसके पीछे कोई और कारोबार होता है? वो वहाँ पे तो सिर्फ एक शो पेश किया जाता है,
असल कमाई कहीं और से है। आप इस बात को ऐसे इमेजिन कर लें चौई साहब, वो आपने देखा होगा इन दिनों में एक ख्वाजा सरा है महक मलिक, बड़ा वायरल है, बड़ा उसका नाम है। ये सारी चीज़ें वैसे ही है जैसे आपने एक छोटी सी फ्रेंचाइज बना ली सड़क के ऊपर और पीछे गोदाम भी है, आपका माल, आपका मैन्युफैक्चर वहाँ पे होता है। तो यह ड्रामा जो है बेसिक ये आपको मशहूर करने की और आपका फेम, नाम बनाने का एक पॉइंट है। तो उसके अलावा जैसे मर्ज़ी ये लोग पार्टियां करें, डांस पार्टियां करें, जैसे हम मुजरा लफ्ज़ कह लेते हैं, ये करें, शादी ब्याह के फंक्शन प्रोग्राम्स करें, तो ये डबल ट्रिपल ट्रिपल अर्निंग हो गई उनकी इस हिसाब से। जो माफिया असले के ज़ोर पर और दौलत के ज़ोर पर थिएटर पर राज करता रहा है, उनके मकासद तो कुछ और होंगे, उन लड़कियों से तल्लुकात बनाना होंगे। ये वजह उसकी ये है चौई साहब, ये है रंगों की दुनिया। आप देखिए रात के वक्त जब अंधेरा होता है पूरी हर तरफ चारों तरफ, तो कोई एक लाइट भी कहीं जल रही हो तो आपको कुछ मील दूर से भी नज़र आ जाती है। ये अट्रैक्शन है रात की। तो यहाँ पे तो जलनी है हज़ारों लाइटें और मेकअप होने हैं और ड्रेस वैसे पहने जाने हैं और अंडर गारमेंट्स और ओपन गारमेंट्स और ऐसी ऐसी यानी जिद्दत आनी है जिसको लोगों ने कॉपी करना है। तो ये है रंगों की दुनिया, इधर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जल्दी ध्यान पड़ता है, तो इसलिए चार्मिंग है ये चीज़। ये तो जो मर्द आर्टिस्ट हैं उनकी तरफ जो शायकीन ख़वातीन हैं या देखने वाली हैं वो नहीं अट्रैक्ट होती। वो सिर्फ टीवी की हद तक है, थिएटर पे तो इस वक्त ये वाला अरूज नहीं रहा क्योंकि फैमिलीज आती नहीं। जो हमारे टीवी के आर्टिस्ट हैं जैसे इमरान अशरफ हैं या अहमद भट्ट हैं या मोहसिन अब्बास हैदर हैं, हुमायूं सईद हैं, ऐसे जो बड़े बड़े नाम हैं, फवाद खान है, तो ये लोग हैं जो अब फैमिलीज़ में इन है। जो भी टैलेंट चौई साहब मेरी नज़र में फैमिलीज़ में इन होगा वही लोगों की अट्रैक्शन की वजह बनेगा। तो ये थिएटर के हमारे जो बहन भाई हैं उनको तो लोग अब फैमिलीज़ इतना पसंद ही नहीं करते। अगर रक्स और जुगते निकाल दी जाए तो क्या मौजूदा थिएटर चल सकता है? अगर तो उसकी शक्ल बदल दी जाए और उसका एनवायरनमेंट बदल दिया जाए तो क्यों नहीं चलेगा। क्योंकि अभी पिछले दिनों में एक हमारे कराची से भाई हैं यासर हुसैन, वो एक ड्रामा लेके आए थे, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में उन्होंने पेश किया, शायद मंकी बिजनेस या कुछ ऐसा नाम था उसका। तो वहाँ पे मैं गया एक दिन, मैंने देखा जाके, तो मैंने देखा वहाँ पे 700 सीट का हॉल है जय साहब और 500 प्लस ख़वातीन होंगी। तो मैंने अपने मुशाहदे के लिहाज से जो वहाँ पे वॉच किया वो मैंने ये देखा कि ये सारी की सारी औरतें जो हैं वो इस ड्रामे के लिए नहीं आई, वो थिएटर की ख़वातीन हैं, फैंस हैं जो थिएटर देखना चाहती हैं। आज भी अगर उसका पैकिंग अच्छे तरीके से की जाए, वो ताहिर सरवर मीर साहब कहते हैं कि चांदी दे वरक अगर ला देते जान, तो मुझे लगता है ये आज के दौर से ज़्यादा बेहतर बिज़नेस होगा। जो मौजूदा बिज़नेस थिएटर का हो रहा है उससे बेहतर होगा अगर हम औरतों बच्चों को इन्वॉल्व कर लें। जिस तरह से फ़हाशी और रक्स रोका जा रहा है, क्या इससे रुक जाएगा वाकई गवर्नमेंट की सख्ती से? नहीं, गवर्नमेंट बेचारे अपनी ताई तो बहुत सख्ती कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं सकता। वो इसलिए कि अभी 3 महीने का टाइम दिया था अज़मा बुखारी ने इनको कि आप थिएटर को बेहतर करें और अच्छे से अच्छा करके दिखाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कुछ भी ठीक हुआ है, क्योंकि वो एक ड्रामे में 5 डांस भी हैं जो अप्रूव हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी दिखाए जाने हैं बीच में, और आपने ड्रामा भी करना है। दूसरा नुक्ता नज़र भी है, वो कहते हैं कि यार 500 में 1000 में अगर लोग 5 रक्स देखकर खुश हो जाते हैं और उनके लिए वो तफरीह का बायस है, तो क्या हुकूमत का क्या काम है इसमें मुदाखलत करने का? अच्छा चलें, एक हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन ये मैं थोड़ी सी, सॉरी आप मेरे बड़े भाई हैं, तोसी कर रहा हूँ कि 500-1000 वाला दौर चला गया जे चौई साहब। 5-5, 7-7 हज़ार का टिकट जे फ्रंट का, जिन्होंने 4-5 गाने वेखने वो पागल ने, 500 टिकट बेचन 5-5 हज़ार का, यानी वो ठीक है, पैसे वहाँ पे हैं। मेरा ज़ाती अगर राय मैं दूँ तो मुझे ये लगता है ये जो थिएटर्स हैं जहाँ पे डांस होता है, बुरा या अच्छे की बात नहीं हो रही, डांस वाले थिएटर को आप बंद ना करें, उसको एक प्रॉपर जगह दे दें, वो चलता रहे। इसके अलावा को 5-7-10 प्लेसेस ऐसी बना दें जहाँ पे सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट ही होगा, उसके अलावा ड्रामा नहीं होगा। उसमें अगर रिक्वायर्ड है डांस तो हो जाए, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, ज़बरदस्ती नहीं घुसेड़ना इसमें। टीवी शोज़ जो शुरू हुए जिसके अंदर कॉमेडियन भी ज़ाहिर है बड़ा उनका अहम रोल था, उनसे क्या आर्ट का फ़रोग हुआ, कॉमेडी का फ़रोग हुआ, या वो भी बस सिर्फ महज तफरीह बराए तफरीह थे? नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई, आर्टिस्टों की, थिएटर के लोगों की बड़ी इज्जत हुई, बड़ा लोगों ने पसंद किया। देखिए ना, आप एक जगह है सिर्फ 1500 लोग देखेंगे और चले जाएंगे, और एक पॉइंट है कि आप लोगों के बेडरूम्स में चले गए, घरों में चले गए, ड्राइंग रूम्स में चले गए, तो वो इज़्ज़त तो मिली इनको और रिस्पेक्ट भी मिली, पैसे भी मिले, फेम भी मिला। लेकिन अब एक समझिए गिला है मेरा इन भाइयों से भी, विद इन मी, मेरे समेत,
कि हमें अगर अल्लाह ने टीवी पे ले जाके इज़्ज़त फेम मुकाम दे दिया तो जो थिएटर से हम आए हैं उसकी बेहतरी के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा और ना ही को करना चाह रहा है। लेकिन ये सारे जितने भी टीवी शोज़ कॉमेडियंस के शुरू हुए, इनके अंदर झगड़े आपस में, कोई निकल रहा है, कोई आ रहा है, कोई उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, होस्ट पे इल्ज़ाम लगाए गए, इसकी क्या वजह है? क्या बहुत इसमें जो पैसे हैं वो वजह है, लोगों के रवैये हैं, क्या ये क्यों नहीं उस तरह से कामयाबी से कॉम्बिनेशन चल सके? उसकी एक वजह तो ये है कि जो हमारे जो लीड करते हैं इस शोज़ को, यानी जो हमारे होस्ट हैं, उसमें हर बंदे का अपना मिजाज है। कुछ जो हमारे होस्ट हैं उनका मिजाज सख्त है, ज़रा लोगों में इतना प्यार नहीं है, मोहब्बत से नहीं पेश आया जाता। एक ये वजह बनती है आर्टिस्टों के जाने की, जहाँ पे इज़्ज़त थोड़ी कम हो जाए। दूसरा है जो हमारे दूसरे मीडिया हाउसेज़ हैं, वो आपको ऑफ़र इतनी अच्छी कर देते हैं कि वो बेचारे, अच्छा एक मेन जो लॉजिकली वजह है ना हम सब के पीछे रहने की या डगमगाने की या उस तरह से इनकी इज़्ज़त ना बनने की, वो है एजुकेशन की कमी। तो इसलिए हमें कोई भी बात सुना के इधर उधर कर सकता है। तो ये जब इनको अच्छी ऑफ़र मिली, एक बंदा एक जगह से ले रहा है जी 1 मिलियन, उसको अब 2 मिलियन की ऑफ़र हो गई तो वो तो सोचता है फौरी के यार 20 लाख रुपया आ रहा है तो मैं क्यों ना स्विच कर जाए। तो ये भी मुझे लगता है 2-3 वजूहात हैं। एक निजी रेस्टोरेंट पहुंचे, उन्हें गुलदस्ता पेश किया गया, दोस्त कॉमेडियंस को खाने पर मदऊ कर रखा था। वो कि सलीम साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਬਹਿੰਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀ। ਵਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਸਟਾਈਲ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਟੈਂਪੋ ਬਹੁਤ ਨੇ, मतलब पठवारी बुला लो, सरैकी बुला लो, पश्तो बुला लो। पश्तो तो बहुत अच्छी बोलता है तो पंजाबी तो अपनी माँ बोली है, लेकिन वाजिद बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत प्यारा फनकार भी है, इंसान भी बहुत अच्छा है। खामी ये इक्को ही है की बहुत लम्बियां पाते उधार लैके वापस नहीं करते। नहीं खामी ये इक्को ही है। मैं कितने है, कहता मैं फार्म हाउस हाँ, मैं आवागा 12-1 बजे। फार्म हाउस उत्थे बनाया भी यकीन कर, बंदा गया है तो मुड़ के घर फोन कर जी मैं कल आवागा। वाजिद साहब ਵਰਸਟਾਈਲ ਫਨਕਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਟੇਜ ਫਰੈਂਕਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਡੈਸ਼ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕੋਈ ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੈ, ਇੰਨਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆ ਤੇ ਸੌਫਟ ਤਬੀਅਤ ਦੇ, ਅਖਲਾਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਣ, ਸਲਾਦ ਵੇਚਣ ਰਲਾ ਕੇ मिक्स करके। हाँ जी, पाकिस्तान के लाइमलाइट में, शोबिज़ में कुछ 10-15 साल से वाजिद इमर्ज हुए हैं। और वाजिद की खूबी ये है कि ये जैसे दूसरे साथी कह रहे हैं वर्सटाइल हैं, इनके पास करैक्टर बहुत हैं और वैरायटी है, टोन्स हैं, टेम्पोज हैं, फिर बॉडी लैंग्वेज बदलते हैं। और मुनव्वर ज़रीफ़ स्कूल ऑफ थाट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने इनके साथ काम भी किया है, ये मुनव्वर ज़रीफ़ स्कूल ऑफ थाट है। वाजिद जो हैं उस लेगेसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और एक और ख़ूबी जो दूसरे कॉमेडियंस में नहीं है शायद, कि ये मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। मिमिक्री एक अलहदा फील्ड है, तो ये कुछ सालों से, कुछ 8-10 साल से मिमिक्री भी ये कर रहे हैं। मैं जिन्ना भी वाजिद खान साहब ने काम किया, मैनू बहुत ज़्यादा सीखने को मिले। सलीम अलबेला साहब मैनू लाहौर दे विच लैके भी है, 2 लोग आए सन, मेरी शादी भी इन्होंने की थी लाहौर दे विच, मैनू घर भी इन्होंने लैके दिता। तो मेरा तो समझ लो कि बचपन गुजरे इन्हों के हत्थों च, बड़ा कुछ सीखने को मिले इन्हों। तो बाकी वाजिद खान साहब तो
ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵਕਤ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਲੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਭਾਈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਲੇਜ਼ੀ ਲਮਹੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ। रंगारंग खाने पेश किए गए। वाजिद साहब, आपने थिएटर में भी काम किया, टीवी पे भी काम किया और भी कई रोल आपने अदा किए। क्या सबसे अच्छा लगा, कौन सा मीडियम? टीवी मीडियम सबसे अच्छा लगा क्योंकि ये जैसे आर्टिस्ट को चाहिए होती है शनाख्त, हमारे मुल्क में या किसी भी कंट्री में आप शोबिज़ की अगर कोई बात सीखें तो बेसिक चार्म और ख्वाहिश जो है वो सिल्वर स्क्रीन की है सबको कि फ़िल्म में आएंगे। इधर इस वक्त फ़िल्म का इतना अच्छा अरूज नहीं है, तो इसलिए टीवी जो है वो इन है और मार्केट में अहम चीज़ है। मुझे भी वो ज़ाती तौर पे पसंद है। हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि उसे बैनुल अक़वामी तौर पर भी तस्लीम किया जाए, कोई बैनुल अक़वामी ऐसी स्टेज मिले। आपकी ख्वाहिश है? जी क्यों नहीं है चौई साहब, ये तो हर आर्टिस्ट का शौक़ है, उसे इंटरनेशनली लोग जानें, प्यार करें और वो परफॉर्म करे। वो काफ़ी मौके ऐसे बनते भी हैं दूसरे मुल्कों में जाके परफॉर्म करने के, तो वो हमारा काम लाइव ही ज़्यादा चलता है, तो इसलिए लाइव परफॉर्मेंस ही है, तो बड़ा अच्छा है और ख्वाहिश भी है, इंशाअल्लाह ताला और भी करेंगे। जो पंजाबी और उर्दू की जो तारीख़ है, इसमें सबसे बड़ा कॉमेडियन आप किसे समझते हैं? हमारे जो पंजाब से सबसे बड़ा कॉमेडियन है वो एक ही नाम है, वन एंड ओनली अमानुल्लाह खान साहब। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने हमारे पंजाब के कल्चर को कितना अच्छा पेश किया। तुसी देखो ना, माइयां किंज आटा गुनदियां ने, मझ दे पिछे किस तरह जाईदा है, या मझ दी पूछल फाड़ के छप्पड़ च किस तरह नहाईदा है। तो ये उन्होंने अपने पंजाब के कल्चर को, मेले ठेलों की चीज़ों को थिएटर पे लेके आए। फिर बाद में जो उनकी आखिरी इनिंग थी ज़िंदगी की, जो उन्होंने टीवी पे खेली, वैसा भी बिल्कुल एक बंदा नहीं वैसा हो सका, तो वही आइडियल थे, उन्हीं को मैं बड़ा आदमी समझता हूँ। कहा जाता है कि आज का थिएटर अमानुल्लाह का थिएटर है, मगर उस थिएटर में जुगते भी हैं, ख्वाशी भी है, फोश मुकालमे भी हैं और रक्स भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। असल में ये अमानुल्लाह का थिएटर ऐसे हो गया कि जब फ़रदौस जमाल साहब, ख़याम सरहदी साहब, ताया फ़खरी साहब, ऐसे लोग जो उर्दू दान थे और उर्दू को समझते थे, उर्दू और फैमिली ड्रामा किया जाता था, तो उसमें अमानुल्लाह आए, उन्होंने एक पंजाबी का तड़का लगाया, एक कल्चर पेश किया और बड़ा साफ़ सुथरा फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट पेश किया। लोगों ने उन्हें पसंद किया, लेकिन दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वो सीनियर्स उर्दू बोलने वाले और अच्छा काम करने वाले कम हो गए, तो फिर रह गया पीछे सिर्फ अमानुल्लाह। तो इसीलिए वो अमानुल्लाह का थिएटर हो गया और उसमें ये डांस वांस आ गया और बिल्कुल लच्छरपन हो गया। आपके निकनेम भी बड़े मशहूर हैं, कभी आपको मिट्ठू कहते हैं, कभी बबलू कहते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है? मुझे ज़ाती तौर पे तो बबलू ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरी वालदा ने मेरा नाम रखा है और बचपन से ही मुझे, अब तो कम लेती हैं ये नाम, लेकिन बचपन से ही मुझे उन्होंने ज़्यादा बबलू कह के बुलाया। खैर मेरी वालदा का स्टाइल है, बहुत से नाम मेरे उन्होंने, रजब अली कह देंगे, कभी बबलू कह देंगे, कभी वाजिद कह लेंगे, जो उनको बेहतर लगा है नाम। और रही बात मिट्ठू की, तो वो मिट्ठू हमारा जियो न्यूज़ का ही एक प्रोग्राम था ख़बरनाक, वहाँ पे एक किरदार में करता था मिट्ठू। वो उसकी एक लिंक लाइन ऐसी बनी हुई थी कि आयशा जहाँज़ेब हमारी होस्ट थी उन दिनों में, तो वो मिट्ठू ने जब भी आना है किरदार में, तो वो आयशा को जुगत करनी है, आयशा को कुछ ना कुछ कहना है, रोते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए। तो वो उन दिनों में बड़ा वायरल था, तो लोग मिट्ठू के नाम से भी जानते। सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में दुखी कब हुए और सबसे ज़्यादा खुश कब हुए? सबसे ज़्यादा दुखी तो उस वक्त ही हुआ जब मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। वो इसलिए कि वो काफ़ी अरसा बीमार रहे, 6-7 साल। खुशी की बात यही थी उस वक्त थी जब लोग पहचानना शुरू हो गए, फेम मिल गया। कब, किस दिन पहले दिन लगा
कि आज मुझे फेम मिल गया? ये 2013-14 की बात है जब मैंने ख़बरनाक ज्वाइन किया। तो ख़बरनाक उस वक्त पाकिस्तान का हॉट फेवरेट शो था, बिल्कुल बच्चों में, बड़ों में, औरतों में, हर तरह की जनरेशन में मकबूल था। मेरी गुड लक ये हुई कि आते ही मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे पठान का रोल, फिर पोठार की ज़ुबान में किरदार किए। तो वो जो हमारे थे ना दो ये वाले पॉइंट, एक केपी के और एक पोठोहार, ये दोनों तरफ से रेटिंग इतनी बेहतर नहीं थी उस वक्त इस प्रोग्राम की। वो इसलिए कि वहाँ के लोग ये ज़ुबान समझते नहीं थे, पंजाबी और ये कंटेंट ज़्यादा होता था उसमें। तो मेरे आने से वो लोग जुड़े, मुझे फीडबैक मिला। तो वो 2013-14 के बाद मुझे जब लोगों का मिलना शुरू हुए, एक समझिए फेम मिला, इज़्ज़त मिली, तो मुझे भी उसी वक्त एहसास होना शुरू हुआ कि लोग प्यार करना शुरू हो गए हैं, लोगों में एक शनाख्त बन गई। गाना किसका पसंद है? कौन सा गाना है जो अच्छा गाते हैं? मैं गा तो खैर नहीं सकता, लेकिन वो होते हैं ना लोग दो तरह के, गाने वाले और एक सुनने वाले। मुझे लगता है अल्लाह ने बड़े अच्छे दिए हैं, मैं दिल से सुनता हूँ। फ़िलहाल मौजूदा दौर में मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्हें हर वक्त सुनता हूँ, गाड़ी में भी, घर में भी, दोस्तों में भी बैठे। उनकी गज़ल, उनकी कव्वाली, उनका गाना, वो तकरीबन उन्होंने तमाम जॉनर्स में काम किया है जितने भी मौसीकी के लिहाज से, तो उनको बड़ा दिल से सुनता हूँ। वैसे आवाज़ें दुनिया की जितनी भी अच्छी और सुरीली हैं, मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, मैडम नूर जहान साहिबा, मुझे सभी पसंद है। लेकिन इन दिनों में और इस दौर में पूरे में नुसरत फ़तेह अली खान।